प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का एग्जाम कोच पर स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछले क्लास में हमने आप लोगों को पढ़ाया था उत्तरवर्ती मुगल काल, जिसकी शुरुआत आपने की थी बहादुर शाह प्रथम से, और फिर इसके बाद इनके आगे के उत्तरवर्ती शासकों के बारे में एक एक कर हम लोगों ने उसमें अध्ययन किया था, जिसमें जहांदार शाह, फारूक सियर, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह आलमगीर के बारे में अब तक आप पढ़ चुके हैं। विद्यार्थियों, इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये था कि किस मुगल बादशाह के शासनकाल में कौन सी घटना घटी थी, उनके समय में घटित घटनाओं के बारे में हमने आप लोगों को बताया था। और इस उत्तरवर्ती मुगल काल का समय हमने लगभग 150 साल का बताया था, जो 1707 से शुरुआत होकर 1857 तक चलता है। इसमें आपने आलमगीर शाह के समय की घटनाओं को पढ़ा, जिसमें एक महत्वपूर्ण घटना थी, वो थी 1757 का प्लासी का युद्ध। इसी बादशाह के शासनकाल में हुआ, जो एक युगांतरकारी घटना थी। और 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद इसे इतिहास का टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। अब आप इसमें पढ़ने जा रहे हैं आलमगीर के बाद आने वाले शासक शाह आलम, जिनका शासनकाल बहुत लंबा रहा, इसलिए उनके शासनकाल में घटनाएं भी बहुत ज्यादा घटित हुई। आइए देखते हैं शाह आलम के शासनकाल में कौन कौन सी घटनाएं घटी, उनका समय कब से कब तक है, और उसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। विद्यार्थियों, ये मुगल बादशाह शाह आलम, इनका समय जो है वो शुरुआत होता है 1800 इनका शासनकाल जो शुरुआत होता है, क्योंकि 1759 तक इनके पिता आलमगीर सत्ता में थे, और आलमगीर के बाद फिर ये सत्ता में आते हैं। तो शाह आलम का शासनकाल जो है वो 1759 से 1806 तक है। लंबा शासनकाल रहा, इसलिए इनके समय घटनाएं भी ज्यादा घटित हुई। जैसे शाह आलम ही एक ऐसे शासक हैं जिनके समय 1761 का पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया। जानकारी दे कि इनके समय अहमद शाह अब्दाली, जो अफगान के शासक थे, वे कई बार भारत पर आक्रमण कर चुके थे, विजेता भी बने थे बार बार। मुगल बादशाहों के पास अब वो तादाद नहीं थी जो उन्हें परास्त कर सके, लेकिन पानीपत के तृतीय युद्ध में उनका मुकाबला वास्तव में मुगलों से नहीं था, बल्कि मुगलों की तरफ से भारत में एक बड़ी शक्ति का उदय हुआ था, मराठा राजवंश। मराठों की तरफ से पेशवाओं ने सत्ता संभाली थी, और पेशवाओं में अंततः पेशवा के जो भाई थे सदाशिवराव भाऊ, उन्होंने मराठों का नेतृत्व किया। 1761 में यहाँ पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, उसमें मराठे अहमद शाह अब्दाली से बुरी तरह से हार गए, और सदाशिवराव भाऊ अपने लगभग 20,000 सैनिकों के साथ यहां मारे गए। इस तरह से एक बड़ी घटना थी। इस पानीपत की तृतीय घटना ने यह तय कर दिया कि भारत पर मराठे शासन नहीं करेंगे। तो जो इनके शासनकाल में तमाम घटनाएं जो घटती है, उसमें एक बड़ी घटना है, और वो है 1761 का पानीपत का युद्ध। ये पानीपत 3 बार इस देश के भाग्य का निर्णय किया था, और आप देखेंगे समय के साथ तो 1526 में बाबर और सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के समय ये पहला युद्ध लड़ा गया था, जिसमें इब्राहिम लोदी हारे, तो 1526 में मुगल राजवंश की स्थापना ही हुई थी। फिर उसके बाद 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था, जिसमें अकबर ने एक बार फिर से सूर राजवंश के लोगों को परास्त कर, हेमचंद हेमू उनके सेनापति थे, वे परास्त हुए, तो अकबर ने एक बार फिर से मुगल राजवंश की नींव डाली, और उन्हें मुगल राजवंश का रियल फाउंडर कहा जाता है। लंबे समय बाद एक बार फिर पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, और यह युद्ध 1761 में लड़ा गया। ये भी शाह आलम के समय लड़ा गया, और मुगल बादशाह केवल इस युद्ध के मूक दर्शक थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तो एक घटना तो शाह आलम के समय
ये हो गई कि पानीपत का ये युद्ध जो लड़ा गया, ये कहेंगे तीसरा युद्ध है, तृतीय। और इस युद्ध में मुगल बादशाह मुखदर्शक रहने के सिवा कुछ कर नहीं पा रहे थे। इसी समय यानी 1764 में एक युद्ध और भी लड़ा गया, वो था बक्सर का युद्ध। इस बक्सर के युद्ध में तो मुगल बादशाह बाकायदा शामिल थे। अर्थात जब बंगाल में अंग्रेजों ने मीर कासिम को, वहां के जो नवाब थे मीर कासिम, उनको सत्ता से हटा दिया, वे 3 बार अंग्रेजों से युद्ध में हारे, तो सहायता के लिए भागे और अवध आए। अवध मतलब लखनऊ। और अवध में उस समय मुगल बादशाह शाह आलम अतिथि बने थे। उस समय मुगल बादशाह जब अतिथि बने थे, तो अगर इतिहास में टटोला जाए तो उस समय अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे। शुजाउद्दौला से सहायता मांगी गई मीर कासिम के द्वारा, और मीर कासिम, शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम, इन 3 लोगों ने मिलकर के एक बड़ा सैनिक गठबंधन बनाया। और इस सैनिक गठबंधन ने अंततः बंगाल पर आक्रमण किया। इस बात की जानकारी अंग्रेजों को मिल चुकी थी। अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें हेक्टर मुनरो ने इन 3 राजाओं के सेना को बुरी तरह से परास्त करके तितर बितर कर दिया। तो 1764 इसने निर्णय कर दिया अंग्रेज भारत में शासन करेंगे। और प्लासी का युद्ध अगर कहा जाए, अंग्रेजों का नवाब के प्रति किया गया एक धोखा था, तो बक्सर का युद्ध अंग्रेजों की वास्तविक विजय थी 1764। अर्थात अंग्रेजों ने भारत में अपने सत्ता की वास्तविक मुहर यहां पर लगा दी थी। ये जो घटना घटी थी, ये शाह आलम के शासनकाल में ही घटी थी, जिसमें ये खुद भी जिम्मेदार थे, खुद भी इस लड़ाई में लड़ रहे थे। तो यहां 1764 का बक्सर का युद्ध इन्हीं के समय लड़ा गया। 1764 इसमें कुछ खास खास लोग शामिल थे। हम लिख सकते हैं अंग्रेज और भारतीय शक्तियां। ये इसमें शामिल थे लोग। अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। ये सेनापति थे यहां पर। और इस तरफ से 3 लोग थे, 3 राजाओं का संगठन था ये। आप कह सकते हैं मुगल बादशाह शाह आलम इसमें शामिल थे, और इसी समय इसमें शामिल थे अवध के नवाब, और उनका नाम था शुजाउद्दौला। ये भी इसमें शामिल थे। और बंगाल के भंगोड़े नवाब, जो बुरी तरह से अंग्रेजों से पहले ही हार चुके थे, नाम था मीर कासिम। ये सैनिक गठबंधन बुरी तरह से परास्त हो गया था। ठीक, ये घटना भी इसी राजा के समय घटित हुई। शाह आलम के समय एक और भी घटना घटित हुई, और वो घटना थी लॉर्ड लेक के नेतृत्व में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया 1803। यहां पर तीसरी घटना के बारे में लिखा जा सकता है। अंग्रेजों मराठों से लगातार इस समय युद्ध चल रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों के सामने बड़ी शक्ति के रूप में केवल अब मराठे थे। वे मैसूर के हैदर अली, टीपू सुल्तान को परास्त कर चुके थे। इसी क्रम में उन लोगों ने सिख साम्राज्य को भी विनष्ट कर दिया था, और महाराज रणजीत सिंह, उनके सारे पुत्र भी युद्ध में खेत हो चुके थे। बड़ी शक्ति के रूप में अगर बचे थे तो मराठे, और इस समय तक मराठे भी अंग्रेजों से पूरी तरह हार गए। मराठा संघ भंग कर दिया गया। इस तरह पूना के पेशवा, बड़ौदा के गायकवाड़, और सिंधिया तथा होलकर, ये इंदौर के होलकर, सारे लोगों को पूरी तरह से विनष्ट करके अलग अलग कर दिया गया। ये वही क्रम था, बस एक और निर्णय करना था। लॉर्ड लेक सेना लेकर आगे बढ़ता है, और उसने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। मुगल बादशाह थे शाह आलम, यानी लॉर्ड लेक ने 1803 में दिल्ली पर जिस बादशाह के समय अधिकार किया, उनका नाम भी शाह आलम था।
तो इस तरह से लिखेंगे हम लोग कि 1803 में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। यह भी बड़ी घटना थी और पूरा का पूरा दिल्ली अंग्रेजों के कब्जे में कर लिया। 1806 में मुगल बादशाह शाह आलम की मौत हो गई। इस प्रकार इनका एक दीर्घ समय का शासनकाल समाप्त हो गया। अंग्रेज मुगलों को इस स्थिति में ला चुके थे कि मुगल अब इस समय तक केवल एक नाम मात्र के शासक थे, प्रतीकात्मक शासन था उनका। यानी अब आगरे जो बादशाह होते हैं अकबर द्वितीय, उनका शासन केवल लाल किले तक सिमट कर रहता है, लाल किले से आगे बिल्कुल नहीं। बल्कि अंग्रेजों ने पूरे देश पर अब अधिकार कर लिया था। अपने संरक्षण में अंग्रेजों ने पहली बार अकबर द्वितीय को शासन में मुगल बादशाह बनाया। यानी मुगल इतिहास में अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाले अकबर द्वितीय पहले शासक थे। तो आइए अब इस बादशाह के बारे में पढ़ते हैं जो 1806 से 1837 तक मुगल बादशाह बने रहते हैं। क्या इनके समय की घटनाएं हैं, इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानें। ये है अकबर द्वितीय यानी अकबर सेकंड। मुगल वंश में 3 अकबर हुए। बादशाह आजम अकबर जो मुगल सत्ता के रियल फाउंडर थे, वास्तविक संस्थापक थे। एक और भी अकबर थे जिन्हें शाहजादा अकबर कहा जाता था। वे औरंगजेब के बेटे थे। औरंगजेब के इस पुत्र ने दुर्गादास राठौर के बहकावे में आकर औरंगजेब की सत्ता के विरुद्ध राजपुताने में बगावत कर दिया था और औरंगजेब ने उसे एक संक्षिप्त युद्ध में परास्त कर दिया। वो अकबर द्वितीय अकबर शाहजादा अकबर भागते हुए दक्षिण भारत शिवाजी के पुत्र संभाजी के राज दरबार में जाकर छिप गए और उसी का पीछा करते हुए औरंगजेब दक्षिण भारत गए और फिर दक्षिण भारत से कभी लौट नहीं पाए। नासूर बन गया उनके लिए। फिर वहीं उनकी कब्र भी बन गई। एक लंबा समय लगभग 21 साल का शासन उनका दक्षिण भारत से चला। दक्षिण भारत में युद्ध करते रहे और शिवाजी की पतोहू ताराबाई से युद्ध करते हुए अंततः उनकी मौत हो गई। हालांकि वे युद्ध मैदान में मारे नहीं गए। इतिहासकार लिखते हैं उम्र ज्यादा हो चुकी थी, युद्ध की दुश्वारियों ने छका दिया था और इस प्रकार थक हार कर इस उम्रदराज बादशाह ने जंग मैदान से बाहर बीमारी में अपनी दम तोड़ दी। तो एक तो शाहजादा अकबर इस औरंगजेब के पुत्र थे, दो ऐसे हो गए और तीसरे है अकबर द्वितीय। ये मुगल बादशाह बने थे बाकायदा, ये शाह आलम के पुत्र थे। अकबर द्वितीय जैसा कि हमने बताया कि अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाले ये पहले बादशाह थे। ये अंग्रेजों के पेंशनर थे, अंग्रेज इन्हें पेंशन देते थे। बिल्कुल इनकी प्रतीकात्मक सत्ता थी और लाल किले से बाहर इनका शासन नहीं था। इनके समय की जो घटनाएं हैं वो केवल पेंशन से संबंधित है भी। ये वही समय है जब राजा राम मोहन राय बड़ा प्रसिद्ध हो चुके थे बंगाल में। वो सती प्रथा का अंत, ब्रह्म समाज की स्थापना जैसी तमाम आधुनिक संस्थाओं का इन्होंने निर्माण किया था। आधुनिक दृष्टिकोण रखते भी थे, यदि थोड़ा बहुत विकृत ही सही। हाँ, भारत में महापुरुष जो हुए हैं तो कुछ विकृत चीजों को लेकर चले हैं जो अंग्रेजों के बहकावे में आ जाए, वो महापुरुष हो गए हैं, इतिहास में महापुरुष लिखे गए हैं। तो ऐसे में स्थितियां ऐसी थीं। ये काफी प्रसिद्ध हो चुके थे। राजा राम मोहन राय को बड़ा प्रसिद्ध जान करके, एक लोकप्रिय व्यक्ति जान करके अकबर द्वितीय ने उन्हें दिल्ली दरबार बुलाया। अभी तक उनका नाम राजा राम मोहन राय नहीं था बल्कि राम मोहन राय था। दिल्ली दरबार में अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। प्रश्न भी आता है कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। राजा की उपाधि देने के बाद फिर वे राजा राम मोहन राय कहलाने लगे और इसी राजा राम मोहन राय को उन्होंने अपने पेंशन के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए इंग्लैंड के राज दरबार भेजा। राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए भी, लेकिन अभी इंग्लैंड के महाराज से बातचीत हो पाती इसके पहले, क्योंकि राजा से बातचीत करने के लिए वे ब्रिस्टल नाम के एक शहर में ठहरे हुए थे। कहा जाता है वही तबीयत खराब हुई।
और राजा राम मोहन राय की वहीं 1833 में मौत हो गई। यानी इस अकबर द्वितीय के पेंशन के मुद्दे पर विशेष बातचीत नहीं हो पाई। इस शासक का शासनकाल 1837 तक चला है, यानी इनका शासनकाल 1806 से 1837 तक है। 1806 से 1837 शासनकाल तो ठीक ठाक ही है, लेकिन इस समय कोई विशेष उल्लेखनीय कार्य नहीं हो पाया। पहला जो कार्य हुआ और इतिहास में एक तथ्य के रूप में लिखा जा सकता है वो है कि अंग्रेजों की संरक्षण में बनने वाले ये पहले बादशाह थे। यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अंग्रेजों के संरक्षण में बादशाह बनने वाले पहले शाहजादे। अंग्रेजों के संरक्षण में बने थे। मुगल सत्ता लाल किले तक थी इनके समय। मुगल सत्ता इनके समय लाल किले तक सिमट गई। लाल किले तक ये, और जो एक बड़ी चीज ये है कि इन्होंने बंगाल के एक बुद्धिजीवी राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। यह भी एक तथ्य है, परीक्षाओं में बार बार पूछा भी जाता है। बंगाल के राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। और अपने पेंशन के मुद्दे पर बात करने के लिए इंग्लैंड भेजा। सबसे बड़ा मामला इनके समय पेंशन ही था। ये मुगल बादशाह थे लेकिन अंग्रेजों से पेंशन पाते थे। अपने पेंशन के मुद्दे पर बातचीत के लिए इंग्लैंड भेजा। पेंशन के मुद्दे पर बातचीत करने इंग्लैंड भेजा, जहां ब्रिस्टल नामक शहर में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। कि 1833 में मृत्यु हो गई। ये शासनकाल की घटनाएं हैं। अकबर द्वितीय के शासनकाल में मुख्य मुख्य घटनाएं यही है कि अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाले पहले बादशाह थे। मुगल सत्ता इनके समय लाल किले तक सिमट कर रह गई। जो घटना घटित हुई, इन्होंने बंगाल के बुद्धिजीवी महापुरुष राजाराम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। दिल्ली दरबार में उन्हें सम्मानित किया, लेकिन अपने पेंशन के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए इंग्लैंड राज दरबार भेजा, लेकिन बात हो नहीं पाई। इंग्लैंड के ब्रिस्टल नाम के शहर में राजाराम मोहन राय की 1833 में मृत्यु हो गई और 1837 में अकबर द्वितीय की मृत्यु हो गई। इस राजा के बाद, इस बादशाह के बाद अगले जो मुगल बादशाह बनते हैं वे हैं बहादुर शाह जफर। उपाधि जफर की है, अर्थात ये इनका तखल्लुस था। फारसी में कहे तो तखल्लुस, और हिंदी में कहे तो उपाधि। मतलब लोग इन्हें जफर उपनाम से बुलाते थे, अर्थात ये एक अच्छे शायर थे। अब मुगल बादशाह का यही काम रह गया था, वे अच्छी अच्छी शायरी करें, हाँ बेहतर शायर हो। अब कोई विशेष सैन्य सत्ता या शक्ति जैसी चीज उनके पास नहीं थी। अर्थात इस बादशाह के बाद जो अगले मुगल बादशाह आए वे इन्हीं के पुत्र थे और नाम था बहादुर शाह। मैंने शुरुआत में आप लोगों को जब पढ़ाना शुरू किया होगा तो उसमें भी उत्तरवर्ती
प्रथम मुगल बादशाह को बताया था बहादुर शाह, वे बहादुर शाह प्रथम थे और ये बहादुर शाह द्वितीय हैं। और बहादुर शाह द्वितीय को जफर भी कहा जाता है, 60 फार्म इनको कहा जाता है बहादुर शाह जफर, वास्तव में द्वितीय हैं। तो ये बहादुर शाह जफर हैं। शासनकाल इनका भी लंबा चौड़ा है, यानी शासनकाल इनका देखा जाए तो ये 1837 से 1857 तक सत्ता में रहे। 37 से 57 शासनकाल रहा और इनके समय कुछ विशेष घटित तो नहीं हुआ, क्योंकि पेंशनर तो ये भी थे, ये भी अंग्रेजों से पेंशन पाते थे। घटना जो हुई 1857 की क्रांति इसी मुगल बादशाह के समय घटित हुई। शुरुआत मंगल पांडे, बैरकपुर छावनी, बंगाल, लेकिन वहां 1857 की क्रांति घटित होने नहीं पाई। शुरुआत तो हुई, प्रेरणा जरूर उस घटना ने दिया। और अंग्रेजी सैनिकों में शामिल जो हिंदुस्तानी सैनिक लोग थे, उसमें सबसे अधिक अवध के सैनिक होते थे। अवध मतलब बलिया से लेके हाँ इधर सहारनपुर तक। केंद्र में आप लोग हैं लखनऊ, और यहां के सैनिक अधिक से अधिक मुगल सेना में काम करते थे। मंगल पांडे भी उसमें के एक सैनिक थे, जो बैरकपुर में एक अच्छे राइफलमैन थे। उन्हीं के साथ जो विवाद हुआ, उस विवाद में अंततः उन्होंने दो अधिकारियों मिस्टर ह्यूडसन एंड मिस्टर बॉग को गोली मार दिया, जिसके कारण मार्शल कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। उनके फांसी की सजा हो जाने के बाद अंततः एक प्रेरणा वाली घटना तो हो गई, वहां तो कुछ नहीं होने पाया, लेकिन मंगल पांडे का बदला लिया गया मेरठ छावनी, मेरठ बिल्कुल पश्चिम उत्तर प्रदेश। वहां पर सभी सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारियों, अंग्रेज सैनिकों को गोली मार दिया, शस्त्रागार लूट लिया और वहां से वे दिल्ली गए। मतलब मेरठ से दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है, बंगाल तो दूरी बहुत है, लेकिन दिल्ली बहुत दूरी नहीं है। सैनिक दिल्ली पहुंचे और मुगल बादशाह से लाल किले में मुलाकात की और उन्हें क्रांति का नेता चुन लिया गया। अनमने मन से मुगल बादशाह तैयार हुए, वृद्ध हो चुके थे, अवस्था 86 साल। ऐसी स्थिति में वे क्रांति का नेतृत्व भी एक बेहतर ढंग से एक जैसे सेनापति करता है ऐसे तो नहीं कर पाए, लेकिन उनके सेनापति उस समय होते थे इलाही बख्श, और उन लोगों ने उनके सेनापति होते थे वक्त खान, और वक्त खान एक अनुभव वाले सैनिक थे तथा वफादार भी थे। उन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया, लेकिन एक गड़बड़ी हो गई। बादशाह के साले इलाही बख्श इनकी सूचनाओं को लगातार लीक कर रहे थे, जिस कारण से अंग्रेज मुगल बादशाह और 1857 के क्रांतिकारियों की अगली घटनाओं के बारे में जानते थे। यही कारण है, अब जब सूचनाएं लीक होने लगेंगी तो व्यक्ति ऐसे ही कमजोर पड़ जाएगा। ये कारण रहा। आखिरकार बुरी तरह से निकलसन और हडसन ने दिल्ली की इस सेना को परास्त कर दिया। तमाम लोग गिरफ्तार हुए, फांसी की सजा हुई। स्वयं मुगल बादशाह को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिस समय वे हुमायूं के मकबरे में अपने बेटे पोतों के साथ छुपे थे। मुगल बादशाह को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें मेजर हैरियट, उस समय मार्शल कोर्ट के न्यायाधीश थे, उनके सामने उन्हें उपस्थित किया गया। हैरियट ने ब्रिटिश महारानी की सत्ता के विरुद्ध बगावत के आरोप में उन्हें देश निष्कासन की सजा सुनाई। उन्हें भारत से निष्कासित कर दिया गया और बर्मा भेज दिया गया। बर्मा के रंगून जेल में भेज दिया गया, जहां वे 1862 तक जिंदा रहे। कब्र पर आज भी लिखा हुआ है, कितना मजबूर है ए जफर तो खुद वतन के लिए, 2 गज जमी भी ना मिल सकी कूचे यार में। बड़ा मार्मिक शब्द आज तक उनके उस पर लिखा हुआ है। भारत का अगर कोई राष्ट्राध्यक्ष या कोई मंत्री अगर वहाँ का दौरा करता है तो बर्मा की सरकार इसे ढक देती है। आज भी कई भावनाएं उमड़ना पड़े हुई। ऐसी स्थितियों में इस बादशाह की बड़ा दुखद अंत हो गया। शासनकाल तो लंबा चौड़ा रहा, लेकिन कोई लंबा चौड़ा का मायने नहीं अगर कुछ उल्लेखनीय कार्य न हो जाए। तो घटनाएं जो घटित हुई, इन घटनाओं में हम एक ही घटना को ज्यादा वरीयता दे सकते हैं, और वो है 1857 की क्रांति। इसी का नेतृत्व उन्होंने किया था, क्रांति का नेतृत्व, और क्रांति का नेतृत्व करने के कारण गिरफ्तार हुए, देश निष्कासन हुए, फिर इनकी मौत हो गई। एक यही इंपॉर्टेंट घटना इनके समय की है। ठीक, मेरठ के सैनिकों
ने इन्हें क्रांति का नेता चुना। क्रांति का नेता चुना, किंतु ये अंग्रेजों से युद्ध में हार गए। युद्ध में हार गए तथा हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिए गए। से गिरफ्तार हुए। मार्शल कोर्ट ने उन्हें बर्मा की जेल रंगून भेज दिया। यहाँ वे 1862 तक जीवित थे। इसके बाद भारत से बादशाहत का अंत हो गया। खास चीजें आपने इसमें पढ़ी। उत्तरवर्ती मुगल काल के शासकों की कमजोरियां, किन कमजोरियों के कारण आखिरकार अंग्रेजों ने अपनी सत्ता की स्थापना का अवसर पाया, इसे कुछ तथ्यों के रूप में आपने अब तक जाना। बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह जफर तक, और अभी अभी आपने इसमें जाना ही कि अंततः 1857 की क्रांति के बाद जो सर्वमान्य मुगल सत्ता भारत के राजनीति की केंद्र मानी जाती थी, वो पूरी तरह समाप्त हो गई। यानी 1757 से 1857 100 साल बीता। इस 100 साल के अंदर ही अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत पर अधिकार पूरी तरह से कर लिया था। देश गुलाम तो पहले से ही था, बस मुहर लगनी थी मुगल बादशाह को समाप्त करके, वो हो गया। विद्यार्थियों ध्यान रहे, 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर पामरस्टन थे। वहां विपक्ष के नेता थे बेंजामिन डिज़रायली। भारत में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, और भारत में अंग्रेजों की तरफ से सेनापति निकलसन और हडसन, तथा मुगलों की तरफ से सेनापति जनरल बख्त खान थे। ये तथ्य के रूप में आपने जाना। 1857 की क्रांति के समय ये चीजें आपको और बेहतर ढंग से बताई जाएंगी। हम इस चैप्टर को यही समाप्त करेंगे। इसके बाद जो अगला चैप्टर आप पढ़ेंगे वो होगा बंगाल के नवाब और अंग्रेज। किस तरह से अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब की कमजोरियों का लाभ उठाया, बंगाल में अपनी सत्ता स्थापित की, और उसके बाद पूरे देश में छाने का उन्हें अवसर मिला। किस तरह उन्होंने अपने सभी प्रतिद्वंदियों का अंत कर दिया, ये पिछले वीडियो में आप जान चुके हैं। इसलिए हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, और वो होगा बंगाल के नवाब और अंग्रेज। इसमें इतना ही। थैंक यू क्लास। जरा मुहर लगाइए, देखिए ठीक है ना, बंद हो गया है।